Please subscribe my channel and press the bell icon to never miss a video. First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight with you, then you win. जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात कही है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी। और मैं आज, क्योंकि आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, तो मैंने सोचा महात्मा गांधी जी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए बेसिक फैक्ट्स के ऊपर। तो देखिए, ये पूरी की पूरी जो बात कही गई है, ये गांधी जी ने बोली है। इसमें क्या, ये आज के टाइम में, बिल्कुल आज के टाइम में भी अप्लाई होती है। फर्स्ट दे इग्नोर यू, सबसे पहले लोग आपको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, आपको देखेंगे नहीं, आपको आप हो नहीं हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देन दे लाफ, जो भी आप काम करेंगे लोग उसके ऊपर हंसेंगे, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करेंगे। देन दे फाइट विद यू, वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो आपसे फाइट भी करें, क्योंकि आपकी बात आप जो कह रहे हैं सामने वाला उससे एग्री कर रहा है नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड देन यू विन, मतलब उसके बाद क्या है, आप जीत जाओगे। अगर आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, आपने लोगों को इग्नोर, किसी व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर वो आप पर हंसे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप अपने काम में लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ, फिर फाइट हो ना हो, बट देन अगर आपने सारे स्टेप पार कर लिए तो आप जीतेंगे जरूर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, महात्मा गांधी जी हैं, उनकी बायोग्राफी के बारे में। तो उनकी फैमिली के बारे में पहले देखते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। देखिए, गांधी जी का जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो जन्म है वो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है। और कौन सी जगह पर, पोरबंदर, ये कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। इनके जो फादर हैं उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये दीवान थे पोरबंदर में ही, ठीक है, पोरबंदर के दीवान थे उस वक्त। हम बात कर रहे हैं 1869 की। उसके बाद हम बात करें इनकी मदर के बारे में, तो उनका नाम था पुतलीबाई गांधी, और ये इनके जो फादर हैं इनकी 4th वाइफ थी। उसके बाद गांधी जी की वाइफ का जो नाम है वो है कस्तूरबा गांधी, ठीक है। चिल्ड्रन थे इनके 4, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। ये याद करने का एक शॉर्ट तरीका है, हरि, मनी, राम और देव, हरि, मनी, राम, देव, ये आपको बहुत आराम से याद रहेगा। तो गांधी जी की जो शादी है वो 13 साल की उम्र में ही हो गई थी। अब देखिए, अगला हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, यानी शुरुआती जीवन के बारे में देखेंगे। फैमिली इनकी, आपको पता है, वाइफ का हमने नाम बता दिया है। चिल्ड्रन 4 थे। अब एजुकेशन की बात करते हैं। शुरुआती समय में जब ये 9 साल के थे तब इनकी लोकल एजुकेशन ही हुई थी, लोकल स्कूल में ही हुई थी, राजकोट में ही। इसके बाद 11 साल की उम्र में हाई स्कूल उन्होंने किया, राजकोट से ही, गुजरात में ही एक जगह है राजकोट, ठीक है। उसके बाद इनकी शादी हो गई थी, क्योंकि 13 साल की उम्र में तो काफी पढ़ाई से कंटिन्यू नहीं रहे थे, ये डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद इन्होंने सामलदास कॉलेज, जो भावनगर में है गुजरात में ही, 1888 में इन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया था और अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन वो यहाँ पर जाकर भी सेटिस्फाई नहीं हुए, उनको ऐसा लगा कि उनकी जो एजुकेशन है वो भी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो उनका जो एक फ्रेंड है वो लंदन में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी वहां चला जाऊं और मैं भी पढ़ाई करूं, क्योंकि अपनी पढ़ाई यहाँ पे इंडिया में जो उन्होंने पढ़ाई की थी उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। तो 1888 में इन्होंने इनर टेम्पल लॉ कॉलेज ऑफ लंदन, ये एक कॉलेज का नाम है, इनमें से कॉलेज का एक नाम है, तो वहां पर उन्होंने एडमिशन ले लिया था। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जब अपनी 1888 से अपनी पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद अपना सारा या लॉ का वर्क करने के बाद, लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये साउथ अफ्रीका गए 1893 में। कब गए, 1893 में, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कैसे काम किया, एक वकील के रूप में, ठीक है, एक लॉयर के रूप में यहाँ पर इन्होंने काम किया। अब आगे क्या होता है इनकी स्टोरी में, वकील बन गए, ठीक है, 1893 में यहाँ पर आ गए, वकील बन गए। लेकिन इन्होंने क्या देखा था वहां जाकर, कि जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, इंडियन ट्रेडर्स जो हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था नस्ल के आधार पर, ठीक है, भेदभाव हो रहा था। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। अब ये भेदभाव का एग्जाम्पल क्या था, वो एक बारी ट्रेन से जा रहे थे, ठीक है, और फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट में बैठे हुए थे,
तो क्योंकि जो वो सीट थी वो रिजर्व थी वाइट जो मैन है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे गोरे काले का तो भेद होता ही है, नस्ल के आधार पर भेदभाव था ही। तो क्योंकि ये यहाँ पर पहुंच गए थे ट्रेन में उस अपार्टमेंट में, लेकिन वो इंडियंस के लिए और नॉन वाइट्स के लिए नहीं था, वो सिर्फ वाइट लोगों के लिए ही था। तो उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया ये बोल करके कि आप भारतीय हैं, आप इंडियन हैं, आपके कलर को देख के उन्होंने ये डिसाइड किया कि आपको बाहर फेंक देना चाहिए। तो ये बात इनको बहुत ज्यादा लग गई और उन्होंने फिर डिसाइड किया, फैसला किया कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं विरोध करूंगा इस डिस्क्रिमिनेशन के, इस भेदभाव के अगेंस्ट। सिर्फ मैं ही नहीं झेल रहा हूँ इस चीज को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झेल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया फिर आगे, 22 मई 1894 में स्टेब्लिश किया, स्थापना की एनआईसी की। और एनआईसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, नटाल इंडियन कांग्रेस, इसकी स्थापना की इन्होंने साउथ अफ्रीका में। और इस एनआईसी का मेन पर्पस क्या था कि जो लोग थे, मतलब ये एक तरीके से लीडर बन गए थे, ठीक है, वहां के लोगों के लिए, जो इंडियन ट्रेडर्स थे जिनको बहुत ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ रहा था, उनका एक लीडर बन गए थे। उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की कि उनके जो अधिकार हैं उनको सेव किया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिल सके और ये जो भेदभाव है जल्दी ही खत्म हो। तो उनका जो आइडिया था सत्याग्रह का, उस पर उन्होंने अच्छे से काम किया। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने भगवत गीता भी पढ़ी थी, इसका बहुत ज्यादा इन पर प्रभाव था। इसके अलावा जो श्रवण कुमार थे, ठीक है, आपने स्टोरीज में सुना होगा, श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र जी जो थे, तो इनको लेकर भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। क्योंकि आपने इनकी स्टोरीज में देखा होगा कि ट्रुथ पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। श्रवण कुमार हो चाहे हरिश्चंद्र हो, इन्होंने ट्रुथ, सच्चाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। और यही सारी चीजें, क्योंकि इन दोनों का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर काफी था, तो इसलिए गांधी जी ने भी सच्चाई, धर्म, सच्चाई, अहिंसा, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो यहाँ तक आपको क्लियर है बात। अब चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करेंगे। अभी आपने देखा साउथ अफ्रीका में उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी, ठीक है, सत्याग्रह चलाया। अब 1915 में यानी 1915 में जब ये परमानेंटली भारत वापस आ गए, तब इन्होंने सोचा कि जो भारत की, देखा भारत आकर कि यहाँ की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं ऐसी कंट्री जहाँ पर चीजें बहुत गलत चल रही हैं, यहाँ पर तो ऑलरेडी गलत थी ही, लेकिन उन्होंने आकर देखा कि अरे नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही लोगों को, तो यहाँ भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर इन्होंने अपना जो मेंटोर है, अपना जो मेंटर है, गुरु है, उनको गोपाल कृष्ण गोखले जी को बनाया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना काम शुरू किया, आंदोलन चलाए। सबसे पहले 1917 में इनको बहुत बड़ी सफलता मिली चंपारण में। चंपारण कहाँ पर, बिहार में, ठीक है, किसानों को लेकर, रिलेटेड टू द डिस्ट्रेस ऑफ इंडिगो ग्रोवर्स इन बिहार, यानी इंडिगो ग्रोवर्स यानी नील की खेती को लेकर जो वहां पर इशू चल रहा था किसानों को लेकर, इन्होंने लीडरशिप दिखाई वहां पर और आगे आए और किसानों का साथ दिया और जीत भी गए। ठीक है, आगे देखिए, खेड़ा जो सत्याग्रह था 1918 में ये हुआ था। इसमें भी इसके बाद एक बात और हुई थी, चंपारण के बाद जो मिलों में मजदूर काम कर रहे थे उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो उनका भी साथ दिया था गांधी जी ने। इसके बाद खेड़ा कहाँ पर, गुजरात में। खेड़ा में जो किसान थे उनको 23% जो टैक्स हाइक है, मतलब वो टैक्स बढ़ा दिया गया था। उनकी फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ी थी। उन्होंने गवर्नमेंट से जाके रिक्वेस्ट की कि पॉलिसीज चेंज कर दी जाए, उनको छूट दे दी जाए, मतलब बहुत सारी अपने उन्होंने डिमांड्स रखी गवर्नमेंट के सामने, लेकिन उन्होंने कुछ भी मानने से मना कर दिया। तब जाके गांधी जी इनके साथ आए और उन्होंने भी इस चीज में उनका साथ दिया। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके ये आंदोलन में जाते चले गए और लोगों का साथ इनको मिलता चला गया और ये थोड़ा सा मतलब अपनी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है वो लोगों तक पहुंचने लगी। अब बात करते हैं अदर मूवमेंट्स, मतलब और भी ऐसे आंदोलन थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने किए थे। जैसा कि आपको पता है कि गांधी जी ने किन चीजों पर ज्यादा जोर दिया है, सत्य पर, ठीक है, अहिंसा पर। इसके अलावा इन्होंने धर्म की बहुत बात की है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि नैतिकता की बात की है, सत्य की बात की है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अदर मूवमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, यानी असहयोग आंदोलन की।
ठीक है। अब देखिए असहयोग का मतलब क्या होता है। असहयोग का मतलब होता है जिसमें सहयोग नहीं करना। अ का मतलब होता है सहयोग के बिना नहीं, ठीक है। तो सहयोग ना करना। आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसको चलाया तभी जा सकता है, कोई भी शासन हो उसको चलाया तभी जा सकता है जब जनता आपका साथ दे, जब जनता आपके साथ सहयोग करे। लेकिन अगर आप अपना सहयोग हटा लोगे तो आप गवर्नमेंट चलानी मुश्किल हो जाएगी, वो नहीं चल पाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, यानी असहयोग आंदोलन चलाएंगे। हम सरकार की किसी भी पॉलिसी का साथ नहीं देंगे, स्कूल कॉलेज ये सब चीजें बंद कर देंगे, उनको सहयोग अपना देना पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तब सरकार को लगेगा कि हमें क्या करना चाहिए, हम उनको हमसे बात करनी चाहिए और हमारी बातें सुननी चाहिए। फिर है दूसरी बात आती है, दूसरा जो मूवमेंट है, आंदोलन है, वो है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपने इसके बारे में, इन आंदोलनों के बारे में जरूर सुना होगा, बहुत ही फेमस है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो 1930 में चला था, इसमें क्या हुआ था कि सविनय अवज्ञा, सविनय यानी विनय के साथ हम क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। डिसोबीडेंस यानी हम आपकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तुम जो भी बात कह रहे हो, तुम जो भी कानून बना रहे हो, हम उनको सिरे से हटा रहे हैं, हम उनको बिल्कुल मना कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार, क्योंकि तुम हमारी बात तो मान नहीं रहे हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। तुम लगातार टैक्स, यहाँ पे ब्रिटिश के लिए बात कर रही हूँ मैं, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो लगातार टैक्स बढ़ाई जा रही थी और किसान वगैरह जो है, मजदूर हैं, उनकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी, सिर्फ अपनी अपनी, ऊपर से जो वो एग्रीमेंट्स कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, उनको भी वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। ब्रिटिश जो भी बात वो बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई भी वो बात इंडियंस की मान नहीं रहे थे। इसलिए फाइनली जाकर गांधी जी ने डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट भी चलाना पड़ेगा। इसमें क्या था कि हम कानून को तोड़ेंगे, तुम्हारे जो बनाए हुए रूल्स हैं, हम किसी भी रूल्स को फॉलो करने वाले नहीं हैं। तो इन रूल्स में सबसे पहले कौन सा क्या चीज की गई, नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी एक गांव है, वहां तक मार्च की गई, ठीक है, 24 दिन तक ये चली थी। और इसमें क्या किया गया, जाकर के नमक उन्होंने हाथ में लिया और इस कानून को तोड़ा। मतलब नमक पर भी तो टैक्स लगा हुआ था ना, उसके ऊपर भी नियम बने हुए थे, तो उस चीज को तोड़ा। और फिर धीरे धीरे देश के अलग अलग जगहों पर ये चीजें चलने लगी और नमक कानून टूटने लगा और इस तरीके से लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। अब बात आती है स्वराज की। स्वराज यानी अपना राज, ठीक है, किसका, इंडियंस का राज, यानी अब हमारा राज होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, उसके बाद जो हुआ था 1942 में, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, जुलाई की, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिल्कुल इंडियंस ने दिखा दिया था, शो कर दिया था अच्छे से कि तुम यहाँ से भाग जाओ और अब क्विट कर दो, इंडिया को छोड़ दो, यानी भारत छोड़ो मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का इसका नाम है, भारत छोड़ो आंदोलन। यानी अब भारत तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ना तो हम तुम्हारी किसी पॉलिसी का साथ दे रहे हैं। इसके बीच में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद काफी सारी चीजें हुई थी, काफी सारे आंदोलन और हुए थे छोटे छोटे। यहाँ पे मैं बात करूंगी खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो ये सारी चीजें मिल करके बहुत सारे, देखिए जैसे कि कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, उसके बाद क्या हुआ, कई सारे ऐसे आंदोलन आए जिसमें बहुत ज्यादा इन्होंने कहा था कि हम हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे, कि हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने हिंसा कर दी, इस वजह से इनको मूवमेंट बंद करना पड़ा, आंदोलन बंद करना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ सफल हुए मूवमेंट, कुछ सफल नहीं भी हुए, लेकिन गांधी जी ने जो प्रयास था वो कभी छोड़ा नहीं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, फिर सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट आया, स्वराज की बात की, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की गई। तो इस तरीके से गांधी जी लगातार अपने काम में लगे हुए थे ताकि वह लोगों को एक तरीके से अवेयर कर सकें। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह, यानी हम प्रतिरोध करेंगे तुम्हारा, यानी हम तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे, लेकिन कोई हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसात्मक रूप से हम अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन प्रदर्शन करेंगे जरूर। कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई गोली नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होगा, हम अहिंसात्मक रूप से चुपचाप तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। नॉन वायलेंस का मतलब ही होता है सत्याग्रह, यानी हम हिंसा को त्याग देंगे और अहिंसा के साथ अपना जो मांग है उनको मनवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करूंगी नेल्सन मंडेला, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, ठीक है।
फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे साउथ अफ्रीका के। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला इंडिया से 1993 में। भारत रत्न भी इनको मिला था 1990 में। कब? 1990 में भारत रत्न। देखिए, नेल्सन मंडेला हो या फिर आपके मार्टिन लूथर हो, ठीक है, मार्टिन लूथर, इन दोनों ने ही गांधी जी की फिलोसफी को बहुत बारीकी से फॉलो किया और किस चीज के लिए यूज किया? फ्रीडम, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए इन्होंने जो स्ट्रगल किया उसमें इनका जो विचारधारा थी गांधी जी की सत्याग्रह वाली, आंदोलन वाली, उन सबको इन्होंने फॉलो किया। अब जो मार्टिन लूथर थे वो क्या थे? वो थे अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि मार्टिन लूथर जो थे वो एक्टिविस्ट थे और इन्होंने भी अपने जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनके अगेंस्ट जो भी भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अमेरिका में, उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा आवाज उठाई और उनके अधिकारों के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी। अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई करी और मूवमेंट, आंदोलन भी किए और इस चीज के लिए उन्होंने सहारा लिया गांधी जी के सत्याग्रह का। देखिए, अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी जो थे, उनकी डेथ 30 जनवरी 1948 को हुई। नाथूराम गोडसे ने उनको मारा। हिंदू महासभा के ये मेंबर थे, ठीक है, नाथूराम गोडसे। इस दिन को शहीद दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी, गांधी जी को। उसके बाद इस दिन को याद करते हुए शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी ने अपनी जान दे दी थी देश के लिए, इसलिए इनको शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं इस दिन को। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। जो इनका वर्क था, यानी बुक्स वगैरह जो भी न्यूज़पेपर थे, वो क्या क्या लिखे उन्होंने और किन किन में काम किया। सबसे पहला नाम है हिंद स्वराज का। ये पब्लिश हुआ गुजराती में 1909 में, यानी 1909 में। और न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया, नवजीवन, इन सब में भी इन्होंने लिखा, ठीक है। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी महात्मा गांधी जी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी कई बार पूछी जा चुकी है। इसमें इन्होंने अपनी लाइफ से रिलेटेड जो जो एक्सपीरियंस थे, जो भी चीजें थी, उन्होंने इसमें अच्छे से मेंशन किया है। अदर ऑटोबायोग्राफीज में सत्याग्रह है, ठीक है, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे चल लेते हैं अवार्ड्स की तरफ कि गांधी जी को कौन कौन से अवार्ड्स मिले। देखिए 1930 में मैन ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया। नोबेल पीस प्राइज इनको कभी नहीं मिला, लेकिन वो नॉमिनेट हुए थे 5 बार, ठीक है। उनको ये प्राइज कभी मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेशन जरूर मिला था, मतलब उनका नाम जरूर आया था कि इनको मिल सकता है, बट मिला नहीं। 1982 में फिल्म गांधी जो है उसको मिला था द अकेडमी अवार्ड ऑफ। आज की वीडियो में हमने गांधी जी की लाइफ का थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मूवमेंट के बारे में, आंदोलन के बारे में एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मुझे एक बात और बताइए कि आज महात्मा गांधी जी की तो जयंती है, इसके साथ साथ कौन से फेमस पर्सनैलिटी जिनकी भी जयंती है आज। और दूसरा कि महात्मा गांधी जी जो थे, इनसे रिलेटेड कोई एक बहुत अच्छा फैक्ट या एक कोई बहुत अच्छा विचार आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें अगर आपको पता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।